हेलो स्टूडेंट, जीत आईएएस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, वो है उत्तराखंड में गोरखा राज्य। देखिए, आपने एक चीज़ फ़ील भी की होगी, अलग-अलग बुक पढ़ने से बेटर होता है कि कोई ऑथेंटिक बुक एक बार पढ़ें और उसको बार-बार पढ़ें। तो मैंने यूट्यूब पे गोरखा जो राज्य है या गोरखों का जो एडमिनिस्ट्रेशन भारत के अंदर, विशेषकर उत्तराखंड के अंदर जो रहा है, इसको यूट्यूब में मैंने पहले भी डाला है। लेकिन जैसे कि आजकल आप देख रहे होंगे कि उत्तराखंड की जो हिस्ट्री है, जीत आईएएस के द्वारा वो प्रॉपर बिल्कुल सीक्वेंस से आप लोगों तक पहुंच रही है। लेकिन इस टॉपिक को मैंने पहले भी डिस्कस किया और आज मैं फिर डिस्कस करूंगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि बार बार पढ़ने से नए कंटेंट्स मिलते हैं, तो नए कंटेंट्स के साथ मैं इस क्लास को लेकर चलूंगा। तो इसमें हम देखेंगे कि जब उत्तराखंड पर गोरखों का आक्रमण हुआ, उत्तराखंड की स्थिति कैसी थी, गोरखों का उदय कैसे हुआ, गोरखों के उत्तराखंड पर अभियान और गोरखों का एडमिनिस्ट्रेशन, संगोली संधि, इस पूरे टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अब शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में गोरखा राज्य, गोरखा राज्य। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जो 18वीं सेंचुरी है, यानी 18वीं शताब्दी का जो अंतिम दशक था, अंतिम दशक दशक अंतिम दशक यानी 1790 में उत्तराखंड की धरती पर गोरखों का अधिकार हो गया। जिसे गोरखों का अधिकार हुआ, तो उस समय जो यहाँ की परिस्थितियां थी, वो गोरखों के बिल्कुल फेवर में थी। आपने एंसेंट हिस्ट्री के लास्ट में पढ़ा होगा कि जब गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया, तो परिस्थितियां गजनवी के फेवर में थी। तो इसी तरीके से यहाँ भी है। एक्चुअली में जब गोरखे भारत पर, उत्तराखंड पर आक्रमण कर रहे हैं, तो उत्तराखंड का जो वेस्ट हिस्सा है, वेस्ट, यहाँ पर पंवार राज्य है, यानी पंवारों का शासन है। अगर हम ईस्ट की बात करते हैं, ईस्ट, तो यहाँ चंदों का शासन था, चंदों का शासन। अब देखिए, फेवर में इसलिए थी क्योंकि उस समय उत्तराखंड की, अगर हम राजनीतिक स्थिति की बात करते हैं, राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति की बात करें या आर्थिक स्थिति की बात करें या इनकी सैन्य स्थिति की बात करें, शक्ति की बात करें, तो ये बहुत ही कमजोर हो चुकी थी, कमजोर। देखिए, इसके कई कारण थे। नंबर एक तो ये है कि चंद और पंवार वंश, ये दोनों पैरेलल चले चले हैं और इन दोनों के संबंध सामान्यतः अच्छे नहीं रहे। आपस में फूट थी, यानी आपस में भी एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करते थे। वहीं राज्य दरबार, यहाँ पर राज्य में दरबारी षड्यंत्र होते थे, षड्यंत्र होते थे, षड्यंत्र। यहाँ पर गुटबाजी थी, गुटबाजी। देखिए, अगर हम चंदों की बात करें, तो चंदों में बेसिकली जोशी, फरत्याल और जो मेहरा है, उनके गुट थे और वो एक तरीके से सुल्तान मेकर की भूमिका में काम करते थे, यानी राजा को बनाना और गद्दी से उतारना, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इल्तुतमिश के बाद चालीसा ने इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के समय भूमिका निभाई थी। यहाँ पर जो शासक हैं, शासक, ये शासक भी अयोग्य थे, अयोग्य थे। तो अयोग्य शासक के अभाव में ही सामान्यतः ऐसा होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो स्थिति है, वो गोरखों के अनुकूल थी। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि गोरखों का ओरिजिन कैसे होता है, गोरखे कौन थे। थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन उस पे भी देना चाहूंगा। एक्चुअली में गोरखों का उदय, ये जो गोरखे हैं, बेसिकली ये नेपाल से संबंधित थे, नेपाल से। इनकी शारीरिक बनावट की अगर हम बात करें, हाइट कम है, गेहुआ रंग है, हष्ट-पुष्ट हैं ये। नेपाली लोगों की नकटी, मतलब चपटी नाक होती है, इस तरीके से था। तो ये जो नेपाल है, नेपाल में छोटे-छोटे, छोटे-छोटे राज्य थे। अब ये छोटे-छोटे राज्यों की अगर हम बात करते हैं, इनमें भाट गाँव, भाट गाँव एक राज्य का नाम है, डुलू, डुलू है, डुलू, डोटी, जुमला, जुमला और काठमांडू, काठमांडू। ये इस तरीके से छोटे-छोटे राज्यों में बँटा था और ये राज्य स्वतंत्र रूप से शासन करते थे। वैसे माना जाता है कि ये किरात और जो वैश्य वंश के राजा हैं, यहाँ पर उनका शासन होता था। इनमें एक छोटा-सा क्षेत्र था और उस क्षेत्र पर जो शासन था, ये नरभूपाल का था, नरभूपाल। ये नरभूपाल बहुत ही एम्बिशियस है, यानी महत्वाकांक्षी है और ये साम्राज्य विस्तार करना चाहता था, लेकिन इसे सफलता नहीं मिली। लेकिन इसके वंशजों ने, यानी जो इसके सक्सेसर हैं, उत्तराधिकारी, उन्होंने इस काम को पूरा किया। अर्थात उत्तराखंड में जो साम्राज्य स्थापित किया, वो नरभूपाल के ही उत्तराधिकारी थे। तो
स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि उत्तराखंड पर गोरखों के अभियान, जैसे कि मैंने आपको चंद वंश पढ़ाया, पंवार वंश पढ़ाया, आपको बताया भी था मैंने कि चंदों पर जो इनकी विजय हुई, फतेह हासिल की, वो 1790 में की थी और पंवारों पर 1804 में की थी। तो किस किस तरीके से इनके अभियान हुए, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, उत्तराखंड पर गोरखों के अभियान अभियान देखिए, गोरखों का जो उत्तराखंड पर अभियान हुआ 1790 पर में, ये चंदों पर हुआ था, चंदों पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जब चंदों पर अभियान हुआ उस समय चंद शासक महेंद्र चंद था, आगे मैं डिस्कस भी करूंगा। तो जो अभियान किया उस समय गोरखों का शासक कौन था, ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। तो उस समय गोरखा जो शासक है, शासक शासक इसका नाम नाम रण बहादुर शाह था, रण बहादुर शाह। देखिए, नर भूपाल का वंशज है, तो इसके समय तक आते आते इन्होंने एक अच्छी सेना गठित कर ली थी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर एक नाम आता है हर्षदेव जोशी, हर्षदेव जोशी, देव जोशी, जो बहुत योग्य भी था, लेकिन चंदों द्वारा इसे पदच्युत यानी हटा दिया गया था। तो ये जो रण बहादुर शाह है, इसने हर्षदेव जोशी से एक समझौता किया और इसे सहयोग के लिए मना लिया। यानी जब गोरखों ने उत्तराखंड पर अधिकार किया या आक्रमण किया, तो हर्षदेव जोशी ने कोऑपरेट किया था। और हर्षदेव जोशी यहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी है, राजनीतिक स्थिति क्या है, क्या इनकी वीकनेस है, आदि आदि से परिचित था। तो ऐसे में 1790 में गोरखा जो सेना है, सेना का जो नेतृत्व किया, उनके 4 सेनापति थे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब चंद्राज्य पर आक्रमण किया, निम्न में कौन सेनापति नहीं था? तो 3 सही दे दिए जाएंगे और 1 गलत दे दिया जाएगा। तो उसमें देखिए, एक नाम है चौतरिया बहादुर शाह, चौतरिया बहादुर शाह, बहादुर शाह। एक नाम आता है जगजीत पांडे, जगजीत पांडे। और एक नाम आता है अमर सिंह थापा, अमर सिंह थापा। और एक नाम आता है सूरवीर थापा, सूरवीर थापा। तो देखिए, इस सेना ने, यानी सेना जो 4 सेनापति देख रहे हैं, इसने अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया, अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया, पर अधिकार किया। और यहाँ के जो यहाँ का, यानी जो चंदों का शासक था, अभी मैंने बताया भी था, उसका नाम महेंद्र चंद था, महेंद्र चंद। तो शासक जो महेंद्र चंद है, महेंद्र चंद, देखिए इसका एक सहयोगी भी है, इसका चाचा, जिसका नाम लाल सिंह है, लाल सिंह। ये इन्होंने यहां से भागकर तराई में शरण ली, तराई में शरण ली, तराई में शरण। तो जो कुमायूं है, उस पर गोरखों का अधिकार हो गया। यहाँ थोड़ा सा मैं आपको और बताना चाहूंगा। एक्चुअली में बाद में गोरखों ने हर्षदेव जोशी को बंदी भी बनाया था। बंदी बनाने का रीजन ये था, चूंकि जब रण बहादुर शाह गोरखा शासक से एक समझौता हुआ था कि मैं सहयोग करूंगा, तो शर्त ये थी कि जो चंद राज्य पर अधिकार है वो हर्षदेव जोशी को दिया जाएगा, लेकिन वो नहीं दिया गया, तो उसे बंदी बना लिया। लेकिन बाद में वो किसी कारण, किसी तरीके से छूटकर वहां से निकला और पंवार राज्य आया, लेकिन पंवार राज्य ने उसे कोई विशेष मदद नहीं की थी। तो ये चंदो का जो राज्य था, यहाँ पर गोरखों का अधिकार हो गया। अब हम देखते हैं कि गोरखों के पंवार राज्य पर अभियान। एक्चुअली में 1790 में जब कुमायूं पर अधिकार हुआ, तो उसके बाद उन्होंने 1791 में ही गोरखा जो पंवार राज्य है, पंवार राज्य, पंवार राज्य की ओर अभियान शुरू किए, अभियान। लेकिन ये जो पंवार हैं, इन्हें पता था, इसलिए पहले से ही ये सतर्क थे। तो ऐसे में गोरखों ने, जो गोरखे हैं, इन गोरखों ने ये लंगूरगढ़ तक आए, लंगूरगढ़ देहरादून के पास है। एक्चुअली में पंवार सेना ने गोरखों का सामना किया और लंगूरगढ़ से आगे नहीं बढ़ने दिया। तो गोरखों ने इस लंगूरगढ़ का घेरा डाल दिया। लेकिन तभी क्या हुआ, ये जो चीन है, चीन ने नेपाल जो राज्य है, नेपाल, उस पर आक्रमण किया। तो ऐसे में
चूंकि चीन सेना का भी मुकाबला करना था गोरखों को, तो ऐसे में 1792 में पंवारों का जो शासक है प्रदुमन शाह से गोरखों ने एक समझौता किया। गोरखों से एक समझौता हुआ, और इस समझौते की जो शर्त ये थी कि प्रदुमन शाह यानी पंवारों ने गोरखों की अधीनता स्वीकार कर ली, अधीनता स्वीकार। इसके साथ साथ गोरखों को टैक्स देना भी स्वीकार कर लिया, यानी अधीनता भी स्वीकार हो गई, और जो पंवार राज्य है वो गोरखों को टैक्स देगा। लेकिन जैसे ही चीन और नेपाल का जो विवाद था वो आपस में निपटा, तो गोरखों ने पंवार राज्य में हस्तक्षेप शुरू कर दिया। और 1803 में यानी 1803 में गोरखों ने श्रीनगर पर अधिकार कर लिया। चूंकि इनका इंटरफियर हो रहा था, लेकिन जो निर्णायक युद्ध हुआ वो 1804 में एक निर्णायक युद्ध हुआ, और इसे खड़बुड़ा का युद्ध कहते हैं। और इस खड़बुड़ा के युद्ध में जो पंवार शासक प्रदुमन शाह मारा गया। और आज हम देखते हैं कि संपूर्ण उत्तराखंड पर गोरखों का अधिकार हो गया। यानी 1790 से लेकर के 1815 तक गोरखों ने 25 ईयर तक शासन किया। 25 ईयर, देखिए शासन जो इन्होंने किया है, शासन तो लंबे समय तक नहीं किया, मात्र 25 ईयर किया। लेकिन गोरखों का जो शासन है हम देखते हैं बहुत ही अत्याचारी था। वो डिक्टेटर होते थे, निरंकुश होते थे, यानी एक तरीके से पुलिस स्टेट कॉन्सेप्ट उनके पास था, प्रजाहित से उन्हें कोई मतलब नहीं था। तो यही कारण है कि गोरखों का जो शासन है, गोरखों के शासन को हम गोरख्याल या गोरखों को हम गोरख्यानी भी कहते हैं। तो उत्तराखंड के जो लोग थे, इन 25 वर्षों में इतने त्रस्त हो गए थे, इतने दुखी हो गए थे। तो ऐसे में जो हर्षदेव जोशी अभी जीवित थे, हर्षदेव जोशी ने, या मैं ये भी कह सकता हूं कि अंग्रेजों ने हर्षदेव जोशी के सहयोग से 30 नवंबर 1814 में देहरादून पर अधिकार कर लिया। एक्चुअली में हर्षदेव जोशी ने भी अंग्रेजों को आमंत्रित किया था, क्योंकि गोरखों के शासन से यहाँ के लोग बड़े परेशान थे। तो अंग्रेजों ने 30 नवंबर 1814 को, ध्यान रखना है 1814 है, देहरादून पर अधिकार कर लिया। 27 अप्रैल को ये जो अंग्रेज भारत में थे, तो यहाँ पर पहले एक कुमायूं कमिश्नरी होती थी। तो एक कुमायूं कमिश्नर था जिसका नाम ई गार्डनर था, ई गार्डनर। और एक गोरखा सेनापति और उसका नाम है बम शाह के बीच एक समझौता। देखिए जो समझौता हो रहा है, बेसिकली ये समझौता यानी गोरखे हैं, अब वो उत्तराखंड को छोड़कर जाने वाले हैं, तो ये समझौता हुआ। लेकिन ध्यान रखना है, नवंबर 1815 में एक गोरखा सेनापति है जिसका नाम अमर सिंह थापा ने इस समझौते पर संगोली में हस्ताक्षर किए। तो इसे हम संगोली संधि के नाम से भी जानते हैं। लेकिन नेपाल की जो सरकार है उसने 1816 में इसकी पुष्टि की थी। तो अब नेपाल, जो गोरखे हैं यानी नेपाली, संगोली संधि के द्वारा यहाँ से यानी काली नदी उत्तराखंड और नेपाल के बीच विभाजन का काम करती है। अब वो काली नदी से पार चले गई। तो देखिए ये गोरखों के उत्तराखंड पर अभियान थे। अब हम इनके प्रशासन को लेकर चलेंगे। तो स्टूडेंट, अब गोरखों का प्रशासन लेकर चलते हैं।
देखिए प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन। गोरखों का प्रशासन सैन्य प्रशासन था। सैन्य प्रशासन यानी ये जो सैन्य प्रशासन है, एक तरीके से देखा जाए एक पुलिस स्टेट कॉन्सेप्ट को इन लोगों ने अपनाया, यानी प्रजाहित के स्थान पर इन्होंने निजी हित को सर्वोपरि रखा। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, इन्होंने 25 ईयर यानी कम समय तक ही शासन किया और इस दौरान भी ये लगातार युद्धरत रहे, तो प्रशासन में कोई विशेष सुधार नहीं कर पाए। तो इनका जो प्रशासन था, चूंकि ये नेपाल से आए थे, नेपाल का प्रशासन और यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन था, जैसे चंद और पंवार दोनों राज्यों पर इन्होंने शासन किया, तो इनका जो प्रशासन है, इन दोनों का जो मिला जुला रूप था, यानी मिश्रित रूप इन्होंने अपनाया था। ये जो गोरखा सेनापति हैं, गोरखा सेनापति, ये उत्तराखंड के जिस जिस क्षेत्र पर अपना अधिकार करते थे, तो नेपाल का राजा वहीं पर अपने प्रतिनिधि नियुक्त करता था। प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव। प्रतिनिधि के लिए यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है, बेसिकली यहाँ 3 वर्ड यूज हुए हैं। एक को कहा गया है सुब्बा, एक नायब सुब्बा होता था, नायब सुब्बा, और एक सेनापति होता था, सेनापति। देखिए सुब्बा, सुब्बा जो वर्ड यूज हुआ है, ये वर्ड बना है सूबेदार से, सूबेदार अर्थात गवर्नर, ये गवर्नर होता था। और ये नायब सुब्बा और जो सेनापति देख रहे हैं, ये दोनों इस सुब्बा की सहायता के लिए होते थे। इनका जो कार्यकाल है, कार्यकाल ये 1 साल के लिए होता था, ये 1 साल के लिए अपॉइंट होते थे, यानी इसके बाद इनका ट्रांसफर आदि होता रहता था। तो देखिए जिस क्षेत्र पर ये नियुक्त होते थे, वहां के सभी अधिकार इस सुब्बा के पास होते थे, चाहे राजनीतिक अधिकारों की बात करें या न्यायिक अधिकार की बात करें या आर्थिक अधिकारों की बात करें, आर्थिक सभी अधिकार इसी में केंद्रित होते थे। तो ये जो प्रशासन है, प्रशासन देखिए एक अपने आप में बहुत ही वाइड यानी बड़ा शब्द है। इस प्रशासन में राजस्व प्रशासन आता है, न्याय प्रशासन आता है, सैन्य प्रशासन आता है। तो एक एक प्रशासन को हम सीक्वेंस से लेकर चलेंगे और सबसे पहले लेकर चलते हैं सैन्य प्रशासन यानी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। सैन्य प्रशासन देखिए इनके पास एक शक्तिशाली सेना थी, शक्तिशाली सेना, और शक्तिशाली सेना के कारण ही इन्होंने विस्तृत भूभाग पर शासन किया। विस्तृत से तात्पर्य देखिए नेपाल में भी शासन था और संपूर्ण उत्तराखंड में भी शासन था। इनकी सेना की एक विशेषता ये थी, इसमें नियमित रूप से कंटिन्यू इसमें परेड होती थी, अटेंडेंस यानी उपस्थिति होती थी, उपस्थिति, और इसके साथ साथ ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण भी होता था। और प्रशिक्षण के लिए इन लोगों ने यूरोपियन जो अधिकारी थे, मैं नोट भी कर देता हूं, यूरोपियन अधिकारियों को अपॉइंट किया था। तो इनकी सेना का यदि हम क्लासिफिकेशन करते हैं, तो सेना 2 प्रकार की है, एक परमानेंट है, स्थायी सेना सेना, और एक टेम्परेरी अस्थायी सेना है। यदि हम स्थायी सेना की बात करते हैं, तो देखिए इसकी विशेषता यह है कि इसमें गोरखे सैनिक होते थे और जितने भी अधिकारी गण हैं, सेना में अधिकारी जो हैं, ये यहीं से लिए जाते थे। इसमें भी 2 प्रकार के सैनिक हैं, एक को बोलते हैं जागरिया, जागरिया, और एक को बोलते हैं ढाकरिया। देखिए जागरिया से तात्पर्य ये सब गोरखे सैनिक हैं, इनकी जो नियुक्ति है ये 1 साल के लिए होती है, यानी यहाँ पर जो सैनिक अपॉइंट होते हैं वो 1 साल के लिए होते थे। तो उस कार्यकाल के दौरान उन्हें हम जागरिया कहते थे, लेकिन 1 साल पूरा होने के बाद इनके स्थान पर अब नए सैनिक आते थे, नए सैनिक आते थे। और ये जो पुराने सैनिक हैं, पुराने सैनिक, अब ये 2 साल तक सैनिक कार्य नहीं करते थे, सैनिक कार्य नहीं करते थे। तो ऐसी स्थिति में जब ये सैनिक कार्य नहीं करते थे, तो इन्हें हम ढाकरिया कहते थे। तो जागरिया और ढाकरिया में जो बेसिक अंतर है, अब देख लीजिए, लेकिन ये ध्यान रखना है,
यदि कोई इमरजेंसी होती थी, आपात की स्थिति होती थी, तो ऐसी स्थिति में जो ढाकरिया सैनिक हैं, उनका भी सेना में सहयोग लिया जा सकता था। तो इनकी स्थायी सेना थी। अब इनकी अस्थायी सेना, उसको हम लेकर चलते हैं। अस्थायी सेना, देखिए जो अस्थायी सेना है, सेना एक्चुअली में क्या है, ये जो गोरखे हैं, जिन जिन क्षेत्रों पर अधिकार करते थे, जिन क्षेत्रों पर अधिकार करते थे, वहीं के लोगों को सैनिक के रूप में अपॉइंट करते थे। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि गोरखा सेनापति जिन क्षेत्रों पर अधिकार करते थे, गोरखा राजा वहीं पर कुछ अधिकारियों को अपॉइंट करता था, सुब्बा, नायब सुब्बा और सेनापति। लेकिन ध्यान रखना, वे गोरखे होते थे और वे बड़े सेनापति हैं, वाइसराय हैं, गवर्नर। यहाँ पर क्या है, जिन क्षेत्रों पर अधिकार करेंगे, वहीं के स्थानीय लोगों को सिपाही, सोल्जर यानी सैनिक के रूप में अपॉइंट करेंगे। इनका कार्य वहां पर सुरक्षा और शांति में सहयोग करना था। इनका जो बेसिकली वेतन होता था, वेतन एक जागीर के रूप में दिया जाता था। इन्हें जागीर के रूप में दिया जाता था, वेतन कैश नहीं दिया जाता। लेकिन यदि ये युद्ध के लिए कहीं बाहर जाते थे, तो ऐसे में इन्हें नकद वेतन भी दिया जाता था। ये सब जो हैं, ये गोरखों से अलग हैं, गोरखों से भिन्न है। यानी ये लोग गोरखे नहीं होते थे, मैं लिख देता हूं, ये यहीं के स्थानीय लोग होते थे। इनमें से कोई बड़ा अधिकारी नियुक्त नहीं होता था, बड़ा अधिकारी इनसे नियुक्त नहीं होता, ये भी ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर जो इन्हें वेपन्स यानी हथियार दिए जाते हैं, ये जो हथियार हैं, हथियार ये राज्य के द्वारा दिए जाते थे, राज्य के द्वारा दिए जाते थे। तो यहाँ कौन कौन से वेपन्स यूज किए जाते थे वो देखिए। इसमें धनुष है, धनुष, इसमें बाण है, इसमें तलवार, तलवार, खुकरी, खुकरी, बंदूक भी यूज करते थे और इसके साथ साथ तोपों का प्रयोग भी किया जाता था। तो सेना इनकी शक्तिशाली है, लेकिन इनकी सेना का सबसे बड़ा दोष ये है कि इसमें डिसिप्लिन नहीं था, अनुशासनहीनता थी। कई बार ये अपनी ही प्रजा को लूटते। तो स्टूडेंट, अब इनके जुडिशरी यानी न्याय प्रशासन को लेकर चलते हैं। न्याय प्रशासन, देखिए इनका जो न्याय प्रशासन है, ये भी निरंकुशता पर आधारित है, निरंकुशता पर आधारित है। एक्चुअली में जो इनकी जुडिशरी है, जो तरीके यहाँ फॉलो किए जाते थे, उनमें प्रॉपर कोई लॉजिक नहीं था। मुझे तो नहीं लगता कि वो ऑथेंटिक है। खैर जो भी रहा हो, तो देखिए यहाँ पर एक नाम आता है विचारी। विचारी नामक अधिकारी जो है, ये मुकदमों की सुनवाई करता था, सुनवाई करता था। तो यहाँ जो जस्टिस है, उसे विचारी कहते थे। देखिए एक बहुत अच्छा फैक्ट है, देख लीजिए, सुनवाई करता था। और इसकी सहायता, यदि इसकी सहायता की बात करते हैं, इसकी सहायता भी सेना करती थी, सेना। तो जो यहाँ पर साक्षी होते थे, साक्षी, इन साक्ष्यों को हरिवंश की पोथी, हरिवंश की पोथी की कसम दिलाई जाती थी, पोथी की कसम दिलाई जाती थी। जैसे आज हम देखते हैं कि इंडियन जुडिशरी में क्या है, जो साक्षी होते हैं तो गीता पे हाथ रख के कसम खाते हैं, तो यहाँ पर हरिवंश की पोथी की कसम दिलाई जाती है। लेकिन यहाँ पर कुछ दिव्य प्रणाली का भी प्रचलन था। प्रणाली से भी न्याय होता था, से भी न्याय होता था। लेकिन ऐसा तभी होता था यदि साक्ष्यों का अभाव हो, साक्ष्य यानी एविडेंस का अभाव हो, तो ऐसी स्थिति में दिव्य प्रणाली प्रचलित थी। अब ये दिव्य प्रणाली कौन कौन सी हैं, इसको मैं ले आता हूं। इसमें एक नाम आता है गोलादीप दीप, तराजू दीप, जलदीप, जहर दीप, मंदिर दीप, दीप, और एक और है वो है कढ़ाई दीप, कढ़ाई दीप। तो स्टूडेंट देखिए इसमें क्या होता है। कढ़ाई दीप ऐसे सुना देता हूं। कढ़ाई दीप में बेसिकली उबलते हुए तेल में
यहाँ उंगली डुबाई जाती थी। यदि हाथ जल जाता था तो उसको दोषी करार दे दिया जाता था। ये जो आप देख रहे हैं गोलादीप, इसमें जो लोहे की सलाखें होती हैं उन्हें गर्म करके हथेली पर लेकर कुछ दूर चलना होता था। यदि हाथ जल जाएं तो उसको दोषी करार दिया जाता था। अगर हम तराजू दीप की बात करते हैं तो इसमें व्यक्ति को तोला जाता था, पत्थरों से तोला जाता था और उन पत्थरों को सुरक्षित स्थान पर रख देते थे। अगले दिन फिर तोलते थे। यदि वजन कम निकलता था तो उसे दोषी मान लिया जाता था। इस जलदीप में क्या है, इसमें वादी और प्रतिवादी दोनों के बच्चे पानी में फेंक दिए जाते थे। जिसका बच्चा देर से डूबता था उसे निर्दोष करार दिया जाता था। जहर दीप, इसमें वादी और प्रतिवादी को जहर दिया जाता था। जो देर से मरता था उसे निर्दोष करार दिया जाता था। और यदि हम मंदिर दीप की बात करें तो इसमें वादी और प्रतिवादी दोनों के नाम कागज के कुछ टुकड़ों पर लिखकर पर्ची बनाकर मंदिर में मूर्ति के पीछे रख देते थे। और पुजारी जिस पर्ची को खोलता था, सबसे पहले खोलता था, तो जिसमें जिसका नाम लिखा होता था उसे निर्दोष मान लिया जाता था और दूसरे को दोषी मान लिया जाता था। तो देखिए ये इनकी दिव्य प्रणाली थी। अब इनकी दंड व्यवस्था को देखते हैं हम। इनकी जो दंड व्यवस्था है, दंड व्यवस्था ये कठोर थी। कठोर थी, कठोर से तात्पर्य देखिए यहां पर मृत्यु दंड का भी प्रचलन था। मृत्यु दंड भी दिया जाता था। आर्थिक जुर्माने भी होते थे और इसके साथ साथ टॉर्चर भी किया जाता था, यानी यातनाएं दी जाती थी। अगर हम मृत्युदंड की बात करें, मृत्युदंड देखिए ये केवल राजद्रोह, अगर राजद्रोह, एक तो राजद्रोह और गोहत्या, गोहत्या की स्थिति में मृत्युदंड दिया जाता था। लेकिन ध्यान रखना है, अधिक धन देकर मृत्युदंड से माफ भी किया जा सकता था। और सामान्य थे, आर्थिक जुर्माने होते थे, चूंकि इनकी आय का एक स्रोत आर्थिक जुर्माने भी होते हैं और यातनाएं भी दी जाती थी। इसके साथ साथ यहां पर यह भी कहा गया है, यदि नीची जाति का व्यक्ति ऊंची जाति का हुक्का पी लेता था तो उसको भी मृत्युदंड का प्रावधान था। यदि कोई नीची जाति का व्यक्ति ऊंची जाति की स्त्री के साथ व्यभिचार करता था तो उसके लिए भी मृत्युदंड का प्रावधान था और उस स्त्री की नाक काट ली जाती थी। तो यहाँ पूरी इनके एडमिनिस्ट्रेशन को हम देख रहे हैं कि यहाँ वेलफेयर, कल्याण नाम की कोई चीज ही नहीं है। यही कारण है कि इनकी प्रशासन को हम गोरख्याल कहते थे। गोरख्याल या गोरखणी, अत्याचारी, यही रीजन था कि यहाँ के लोग इनसे त्रस्त रहे। अब इनके आर्थिक जीवन को देखते हैं। सोर्स ऑफ इनकम यानी आय के स्रोत क्या हैं। आय के स्रोत देखिए, आय का जो मुख्य स्रोत है ये भू राजस्व था। भू राजस्व, भू राजस्व चूंकि लगातार युद्धरत रहे तो राजस्व प्रणाली में कोई विशेष सुधार नहीं कर पाए। जो पहले से चली आ रही थी उसी को फॉलो किया। लेकिन यदि समय पर राजस्व वसूल नहीं होता था तो ये स्थानीय लोगों को दास दासी बनाकर बेच देते थे। लेकिन इसके अतिरिक्त भी कुछ अन्य कर थे, जैसे बुनाई। बुनाई इसे हम तानाकर भी कहते हैं। तानाकर एक घी कर है, घी कर, मोकर, मोकर, सोनिया, सलामी, ऑब्लिक नजराना भी कहते हैं। नजराना, नजराना और पहले इन्हीं पे चर्चा करते हैं। एक कुसही भी है यहाँ पर, कुसही, उसको भी मैं नोट कर देता हूं। देखिए मोकर, मोकर क्या है, ये गृह कर है। गृह कर यानी हाउस टैक्स। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने चरई और घरई कर लिया था। घरई का मतलब होता है हाउस टैक्स। ये वही कर है जिसे फिरोज तुगलक ने समाप्त किया था। नेक्स्ट सोनिया। देखिए जो सोनिया है, एक्चुअली में जो त्योहार होते थे, त्योहार या कोई फंक्शन, उत्सव होता था, उत्सव उत्सवों पर लिए जाते थे, पर लिया जाता था, जाता था। सलामी और नजराना जो है ये अधिकारियों को देना होता था।
अधिकारियों को देना होता था, अधिकारियों को दिया जाता था। इसके साथ साथ कुशई, ये ब्राह्मण ब्राह्मण जो किसान हैं, ब्राह्मण किसानों से लिया जाता था। कुशई, ये ध्यान रखना है, ये जो ब्राह्मण खेती करते थे उनसे जो राजस्व लिया जाता था उसे कुशई कहते थे। इसके साथ साथ हम यहाँ देखते हैं, अगर हम अदर की बात करें, ये जो दास और दासियां बनाकर जो व्यापार करते थे, इससे भी इन्हें आय प्राप्त होती थी। और जुडिशियरी में जो आर्थिक जुर्माने होते थे, आर्थिक जुर्माने, तो ये आर्थिक जुर्मानों से भी इन्हें आय प्राप्त होती थी। तो स्टूडेंट देखिए, ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। और गोरखों का ओरिजिन कैसे हुआ, गोरखे कौन थे, गोरखों के उत्तराखंड में अभियान, चंदों पर और पवारों पर और इनका प्रशासन कंप्लीट मैंने आपके साथ डिस्कस किया। कुछ बहुत अच्छे कंटेंट्स हैं देखिए इसमें, तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करना है। और ये क्लास आज ही कंप्लीट होती है। थैंक यू, धन्यवाद।